अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज के लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीपीसी कैंपेन्स के साथ। ठीक है जी। जो मैं आज आप लोगों के साथ पीपीसी कैंपेन की स्टडी और स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ, वो बेसिकली मेरी एक ऐसी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी है जिससे शायद हम में से बहुत सारे लोग उसे गो थ्रू हो। असल में मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने सिनेरियो बता देता हूँ कि हुआ क्या है और मैंने कैसे उस सिनेरियो को टैकल करने की कोशिश की है, और अगर आप उस सिनेरियो से गो थ्रू होते हैं तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो सिनेरियो ये था कि आज से तकरीबन एक मंथ पहले, एक मंथ का आप लोग लगा लें, आज से तकरीबन एक मंथ पहले मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की है जो कि बेसिकली एक ऐसी नीश में है। मैं आप लोगों को नीश बता देता हूँ। एक ऐसी नीश वाली प्रोडक्ट है जिसमें जाने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारी वर्स्ट नीश क्या होगी? वर्स्ट नीश एक ऐसी नीश होगी जिसमें अमेजोन बैठा होगा। ठीक है जी, हम लोग उस तरह की एक नीश में वर्किंग कर लें। लेकिन जिस नीश में मैंने लॉन्च की है उसमें वर्स्ट इनटू वर्स्ट का हमारे पास उधर सिनेरियो था। मतलब ये कि उधर हमारे पास ना सिर्फ अमेजोन डोमिनेंसी बल्कि ब्रांड डोमिनेंसी भी थी। अब मैंने कल, अगर आप लोगों को लेक्चर जो कल हमारा हुआ है उसको आप थोड़ा सा रिलेट करें तो आपको पता लगेगा कि कल के लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को चीज बताई थी वो ये बताई थी कि कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो 10 से 15 साल पुराने होते हैं, 4-4 साल पुराने होते हैं, और उनकी प्लेस को हम लोग अक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, इसका लॉगरिथम भी मैंने आपको कल समझाया था। वही चीज मैंने आज से एक माह पहले एक्सपीरियंस की और मैंने उसमें लॉन्च की। और उस नीश में बेसिकली आप कह लें कि जो सेलर्स बैठे हुए हैं उस नीश में जिन्होंने लॉन्च की हुई है वो ऐसे सेलर्स हैं जो कि आज से तकरीबन कोई कोई सेलर 10 साल पहले का आया हुआ है, कोई 5 साल पहले का आया हुआ है, किसी के 22,000 के करीब रिव्यूज हैं, किसी के 13,000 रिव्यूज हैं, किसी के 11,000 रिव्यूज हैं। मतलब कि 5 से 6 हजार से कम वाला कोई भी नहीं बैठा हुआ उस नीश के ऊपर। और मेरा जो क्लाइंट था उसने उसने बेसिकली मुझे बाउंड कर दिया था कि हमने लॉन्च करनी है तो इस नीश में ही करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मंगवाई हुई है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है इन प्रोडक्ट की। तो हम बाउंड है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉन्च करना। ठीक है जी। अब हमारी इन्वेंट्री सेल होगी तब हम आपकी रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या लगा दी कि आपको पहले इन प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उस सिनेरियो में अब मैंने क्या किया है, अब क्योंकि लिमिट क्या थी मेरे ऊपर। अब कल 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 हम लोगों ने दो दो क्या नाम है स्ट्रेटजीज देखी। एक स्ट्रेटजी क्या कि क्लाइंट कहता है कि बस जो इन्वेंट्री है उसको निकलवा दो, उसको सेल करवा दो कुछ प्रॉफिट में, चाहे ना 30% प्रॉफिट निकले लेकिन कुछ प्रॉफिट में कंपेन्स वगैरह चला के प्रोडक्ट को सेल करवा दो। एक स्ट्रेटेजी ये थी। दूसरी स्ट्रेटेजी ये कि क्लाइंट कहता है कि नहीं, हमने इसको कंटिन्यू करना है, ये प्रोडक्ट हमारे साथ मुश्किल चलेगी, तो आपने इस प्रोडक्ट की सेल भी लानी है और इस प्रोडक्ट को रैंक भी करना है। तो अगर तो इस तरह की स्ट्रेटेजी मेरे सामने एक ऐसी निश में आती कि जिसमें Amazon डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी होती, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा मैं इनकार कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। Amazon कभी भी एक ऐसे सेलर को हटा के जिसके ऊपर 12 से 13 हजार रिव्यूज हैं उसको हटा के मुझे टॉप में ला के रैंक नहीं करेगा जो कि अभी एज अ न्यू सेलर रजिस्टर हुआ है। Amazon कभी भी ऐसा नहीं करेगा। Amazon का एक अलॉगरिथम सेट हुआ है जिसमें Amazon ज्यादा प्रेफर करता है हमारे जो ओल्ड ब्रांड्स होते हैं, जो हमारे ओल्ड ब्रांड्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ना कि नए नए ब्रांड्स को। तो हमें इस चीज का पता है और हमारे इस कंडीशन में आके हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते। एक चीज, इस चीज से आप लोगों को सिर्फ ये चीज सामने आनी चाहिए कि कभी भी सिर्फ इस चीज की लालच में आके कि हमें क्लाइंट मिलेगा, किसी ऐसी चीज के ऊपर हामी नहीं भरनी जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। कभी भी ये गलती नहीं करनी। और जो करता है बाद में उसका ही पोर्टफोलियो खराब होता है। ठीक है जी। हमेशा सिर्फ उसी चीज को आपने आगे से पकड़ना है जिसको आप फुलफिल कर सके। ये चीज आपने जेहन में रखनी है। क्योंकि अब मेरे सामने क्या लिमिट आई थी, जो हमने कल दो लिमिट पढ़ी। मेरे सामने अगर दूसरी लिमिट आती तो मैं क्या करता, मैं इनकार करता। लेकिन मेरे सामने पहली लिमिट आई। पहली लिमिट हमारी क्या थी जो हमने कल देखी थी? पहली लिमिट थी हमारे पास के क्लाइंट आके कहता है कि इन्वेंट्री निकलवा दो बस, मेरे पास
इन्वेंट्री पड़ी हुई है और मैं सिंपल ये चाह रहा हूं कि आप इसको सेल कर दो। रैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही हमारी इन्वेंट्री सेल हो जाएगी हम इस लिस्टिंग को क्लोज कर देंगे, हम इस लिस्टिंग को बंद कर देंगे। ये थी मेरे सामने जो लिमिट आई थी, ये मेरे सामने लिमिट आई थी। तो क्योंकि वर्किंग किस कंडीशन में थी, वर्किंग किस मार्केट में थी, वर्किंग थी हमारी यूके की मार्केट के अंदर। अब यूके की मार्केट के अंदर आप लोगों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर ब्रांड डोमिनेंसी है, अमेजोन डोमिनेंसी है, तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी नीश, एक ऐसी नीश जिसमें जिसके ऊपर मेन कीवर्ड के जो सर्च वॉल्यूम है वो 3 लाख है, 4 लाख है। जिस प्रोडक्ट पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना उसका सर्च वॉल्यूम इतना ही है। तो अगर उसके पहले पेज पे सेल इतनी आती है और हम उस पहले पेज पे नहीं आ सकते, कम से कम हम दूसरे या तीसरे पेज पे आ सकते हैं, और जो सेल आ रही है वो दूसरे और तीसरे पेज तक गारंटी आ रही है, चाहे थोड़ी आ रही है लेकिन आ रही है। तो हम कम से कम अपनी प्रोडक्ट को कैंपेन के थ्रू, हम अपनी प्रोडक्ट का स्पॉन्सर्ड रैंक हाई बिडिंग के साथ, दोबारा बता रहा हूं, अपनी कैंपेन का स्पॉन्सर्ड रैंक हाई बिडिंग के साथ हम टॉप पेज पे लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। और यही चीज मेरे माइंड में क्लिक की ऑन द स्पॉट। ठीक है जी। और मैंने उनको कहा ठीक है, माइक म्यूट रखें प्लीज। तो यही चीज मेरे माइंड में भी क्लिक की। ठीक है जी। अब मैं दिखाता हूं कि मैंने किया क्या। अब मैं दिखाता हूं कि मैंने किया क्या है। अब मैंने उनका कहा कि ठीक है जी, आपकी लिस्टिंग वगैरह क्रिएट है, मेरा काम क्या है, मेरा काम है सिर्फ कैंपेन्स को चला के उनकी सेल लेके आना। और मैंने क्या किया, मैंने वैसा ही किया। अब मैंने उनकी 2 कैंपेन चलाई थी आज से तकरीबन 2 वीक पहले। आज से तकरीबन 2 वीक्स पहले मैंने उनकी 2 कैंपेन्स लाई थी। दोनों कैंपेन्स की स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और ये जो कैंपेन मैंने चलाई थी, इससे पहले उन्होंने कैंपेन्स ला के देख लिया था लेकिन उनको सेल नहीं आ रही थी। मैंने किस स्ट्रेटेजी के साथ कैंपेन चलाई, अब एक तो स्ट्रेटेजी, जो मेन स्ट्रेटेजी मैंने यूज की ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं सेशन के उस पार्ट की तरफ जहां हमें स्ट्रेटेजी वाइज अब हम लोगों ने चीजों को क्या नाम है, तोड़ना है। अब हम लोग स्ट्रेटेजीज की तरफ आ रहे हैं, सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, एक तो लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता, कभी भी मैं तो इनको रेकमेंड करता ही ना कि वो इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर जाके लॉन्च करें। ठीक है जी। एक तो जो प्रोडक्ट है वो ये है, प्रोडक्ट कह लें या कंपेन कह लें, आप एक जो कंपेन मैंने स्टार्ट की वो ये है। अच्छा जी। अब इनकी जो प्रोडक्ट है ना, जो मैंने इस कैंपेन में ऐड की हैं, इनकी जो प्रोडक्ट जो इस कैंपेन में ऐड हुई हैं, बेसिकली वो प्रोडक्ट एक बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स थी। और मुझे क्या पता लगा स्टार्टिंग में मैंने उनकी 2 कैंपेन चलाई, ऑब्वियसली एक मेरी ऑटो थी और एक मेरी मैनुअल थी। लेकिन मुझे पता लग गया, मुझे स्टार्टिंग में ही पता लग गया, स्टार्टिंग के पहले या दूसरे दिन ही मुझे पता लग गया कि मैनुअल कैंपेन में इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैनुअल कैंपेन में कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैनुअल कैंपेन चलानी है हमने कीवर्ड्स के ऊपर, और मेन स्पॉन्सर्ड और Amazon चॉइस वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई बिडिंग कर सकूं। ठीक है जी। और ना ही मैं अगर हाई बिडिंग करके भी मैं टॉप में नहीं आ रहा था, मैंने इस चीज को मॉनिटर किया, मैंने मैनुअली मॉनिटर किया कि मेरी बिडिंग नियरली इक्वल टू 1.2 1.3 हो रही थी, जो कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम थी। सजेशन मुझे मिल रही थी 0.5 की, बिडिंग मैं कर रहा था 1.2 1.3 की, जो कि बहुत ज्यादा जा रही थी। और इसके बाद भी मेरी जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ तीसरे पेज पे थी। मैंने कहा इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्लिक्स ही आएंगे, सिर्फ बजट ही स्पेंड होगा। और एक चीज ये भी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए थे वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिस्ट थे। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि उनकी जो प्रोडक्ट्स थी, कि उनकी लिस्टिंग्स को देख के ही मैं खुद, मेरा दिल करता था कि मैं 100 से 150 यूनिट तो मैं ही इनके ऑर्डर कर लूं। तो आप लोग जब लॉन्च करते हैं ना, तो आपके कंपटीशन एनालिसिस में सिर्फ ये चीजें नहीं आती कि आपने उसकी सेल देख ली, आपने उसके रिव्यूज देख लिए, उसकी रिव्यू वेलोसिटी देख ली, सेल वेलोसिटी देख ली, प्राइस देख ली। नहीं, ये चीजें हैं सेकेंडरी। ये चीजें क्या हैं? ये चीजें हैं सेकेंडरी। मेन चीज क्या आपने देखनी होती है जब आप लोग कंपटीशन एनालिसिस कर रहे होते हैं? मेन चीज आपने देखनी होती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट कैसी है। मतलब अगर एक बायर आए आपकी नीश के ऊपर आए और वो 2 लिस्टिंग्स उसके सामने हो, एक आपकी लिस्टिंग हो, एक आपके कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग हो उसके सामने,
तो वो किस लिस्टिंग के ऊपर जाएगा, आप अपने आप को खुद एक एज अ बायर रख के देखा करें। ठीक है जी, आपने अपने आप को एक बायर रख के देखा, मैंने भी उस टाइम अपने आप को एक बायर रख के देखा, और मैंने देखा कि अगर मेरा बायर में इस नीश में आएगा, तीसरे पेज पे आएगा, तो तीसरे पेज पे जो कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं वो 2-2 साल 3-3 साल पुराने बैठे हुए हैं, और उनकी लिस्टिंग की इमेजेस, उनकी प्राइस इस कदर एक्यूरेट है, इस कदर एक्यूरेट है कि मैं खुद चाह रहा था कि मैं उनकी लिस्टिंग को क्लिक करूं, उनकी लिस्टिंग को परचेज करूं, ना कि अपनी लिस्टिंग के ऊपर जाऊं। तो मैंने इस चीज से एक नतीजा निकाला, मैंने इस चीज से नतीजा निकाला कि अगर तो मैंने सेल करनी है, और सेल में मैंने अगर कंपटीशन किया अपने कॉम्पिटिटर्स का कीवर्ड के ऊपर, तो मुझे कोई भी सेल नहीं आने वाली, मुझे बिल्कुल भी सेल नहीं आने वाली, और मेरा सिर्फ बजट स्पेंड होगा क्लिक्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बायर ने तो क्लिक करना ही करना है, बायर ने तो क्लिक करना ही करना है, क्लिक्स आ जाएंगे आपको, लेकिन सेल नहीं आने वाली। क्योंकि आप लोगों के सामने एक जगह सोना पड़ा हो, एक जगह अगर आपके सामने सिल्वर पड़ा हो, तो किस चीज को आप पकड़ेंगे? ऑब्वियसली सोने को पकड़ेंगे। ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले क्या स्टेप किया, मैंने कहा कि मैनुअल कैंपेन सिर्फ मेरे क्लाइंट का बजट स्पेंड करेगी। सेकंड सोल्यूशन क्या था? अब सेल भी लेके आनी थी। सेकंड सोल्यूशन ये था कि मैंने क्या किया, मैंने एक रन कर दी ऑटो कंपेन। अब ऑटो कंपेन भी स्ट्रेटेजी वाइज थी, आप लोगों को शायद अंदाजा हो गया होगा मैं किस चीज की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। ऑटो कंपेन में हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह के हमारे पास मैच होते हैं, 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, टारगेटिंग ग्रुप्स हमारे पास। एक हमारे पास होता है क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स वाले। मैंने सोचा कि अगर तो मैंने क्लोज मैच के ऊपर कंपेन चलाई, वही कंडीशन अगर शायद आप लोगों को याद आ रही हो, जब हम लोगों ने पीपीसी कंपेन चलाई थी, मैंने आपको बताया था ये चीज कि बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनमें हम क्लोज मैच वालों को टारगेट नहीं करते। तो ये वो वाली सिनेरियो है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने अगर कहा कि क्योंकि मैं मैनुअल टारगेटिंग कर ही नहीं रहा, अगर तो मैंने मैनुअल टारगेटिंग करनी होती तो फिर यहाँ पे मेरा क्लोज मैच इजीली मैं कर देता। लेकिन वजह यह है कि मैनुअल टारगेटिंग करके मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर ही नहीं सकता। एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो कि 4-4 5-5 साल से बैठ के उधर सेल कर रहा है, तो उसको ज्यादा सेल आएगी या मुझे लोग प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर तो मैंने क्लोज मैच के ऊपर अपने कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करने की कोशिश की, तो फिर तो मुझे भूल जाना चाहिए सेल्स के। ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने टारगेट किया लूज मैच को, सब्सटीट्यूट्स को और कॉम्प्लीमेंट्स को, इनके ऊपर मैंने अपनी बिडिंग हाई कर दी। और इससे क्या हुआ, इससे एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल भी सेल नहीं कर रही थी, वो अब आप लोगों के सामने है। उसने 1 से 1.5 वीक, 1 वीक का टाइम गुजरा है, उसने अभी तक नियरली इक्वल टू 700 पाउंड की सेल कर ली हुई है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 50% है, क्योंकि क्लाइंट की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं पड़ी उसको। 50 मोर देन 50% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। अगर यही प्रोडक्ट आप लोग अमेजोन के ऊपर जाके देखें तो ये नियरली इक्वल टू 25 या 30 की सेल हो रही है, और जो मेरे क्लाइंट सेल कर रहे हैं वो 40-44 की सेल कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो उससे ये जो स्पेंड है इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। तो ये स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब हम लोग एक सिनेरियो में फंस जाते हैं ना, तो उस सिनेरियो से खुद को निकालने की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। एक तो सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया जो मेरे ऊपर लास्ट 2 वीक से चल रहा है। ठीक है जी। अब क्या सिनेरियो था, मैंने जो आपको बताया कि यहां पे अगर मैं क्लोज मैच को टारगेट करता, मेरा कंपटीशन फिर वहीं पे आ जाना था। मेरा कंपटीशन फिर मेरे एग्जैक्ट मैच वाले कीवर्ड्स के ऊपर आ जाना था, और एग्जैक्ट मैच वाले कीवर्ड्स के ऊपर आने के साथ मेरे कंपटीशन उन्हीं कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आ जाना था जिनको छोड़ के मैं गया हूं। ठीक है जी। अगर उन्हीं के साथ मैंने कंपटीशन कर लेना होता, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं थी मैं ऑटो कंपेन को चलाता। क्या पता मैं मैनुअल चलाता, मेरा इससे भी कम बजट स्पेंड होता। लेकिन क्योंकि मुझे इस चीज का पता लग गया है कि मैंने अगर उनको compete किया तो फिर मुझे सेल बिल्कुल भी नहीं आने वाली, तो उसको छोड़ के ही मैं ऑटो पे आया था। तो अगर उसको छोड़ के आके मैं दोबारा से क्लोज मैच के ऊपर हाई बिडिंग करूंगा या क्लोज मैच वाली बिडिंग करूंगा, तो फिर फायदा क्या मेरा? तो सिंपल क्या करना होता है इस सिनेरियो में हमने लूज मैच और सब्स्टिट्यूट्स वालों को टारगेट करना होता है। और वही हुआ। दोनों दो कंपेन मैंने चलाई, दूसरी भी आप लोगों को दिखा देता हूं। दोनों कंपेन चलाई हैं। ठीक है जी। दोनों कंपेन्स में एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका जो तकरीबन 2-3 माह से पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक्स के अंदर 20+ ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके। ठीक है जी। ये सिंपल किस चीज की वजह से? सिंपल स्ट्रेटेजी की वजह से, सिंपल स्ट्रेटेजी की वजह से।
अच्छा, जब दूसरी कंपेन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, दूसरी कंपेन की परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? ये तो बेसिकली मैंने सिंपल इस प्रोडक्ट की जो कंपेन रन की थी ना, वो आप कह लें कि स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा सा ना, आप कह लें कि थोड़ा डर भी था कि अगर बजट ज्यादा स्पेंड हो गया तो क्लाइंट ये ना कहे कि बजट बहुत ज्यादा स्पेंड हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसी थी। इस प्रोडक्ट में अगर आप करें ना, हाई बजट पे भी जाएं, तो 200-300 डॉलर तो आपका दिन में भी स्पेंड हो सकता है। दूसरी प्रोडक्ट तो इससे भी ज्यादा ऊंची थी। दूसरी प्रोडक्ट पे तो आप अंदाजा लगा लें कि उसका मेन जो कीवर्ड था, उसके मेन कीवर्ड की आप लगा लें कि सर्च वॉल्यूम नियरली इक्वल टू 3 लाख या 4 लाख था। ठीक है जी। अब उधर भी यही हिसाब मेरा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉम्पिटिटर तो ऐसे थे कि भाई उनको देखते साथ ही हाथ खड़े हो जाते थे कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जाना है ही नहीं, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जाना है ही नहीं। अगर हम लोग कॉम्पिटिटर्स के ऊपर गए तो काम खत्म है हमारा। ठीक है जी। तो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। इस कंपेन के ऊपर भी वही चीज की मैंने। इसका प्रॉफिट तो और भी ज्यादा था। इसका प्रॉफिट तो मतलब जो क्लाइंट की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, 50-55% के करीब इसका प्रॉफिट है। इधर सिंपल ऑटो कंपेन चलाई, और इधर लूज मैच की जगह, लूज मैच को ऑब्वियसली लूज मैच को टारगेट किया, लेकिन क्योंकि इस प्रोडक्ट पे लूज मैच का फिर कनेक्शन हमारा बन जाता था वही सेम प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है जी। तो किया क्या, लूज मैच को टारगेट किया, लेकिन लूज मैच की टारगेटिंग भी थोड़े मीडियम लेवल तक रखी, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे बजट बहुत ज्यादा स्पेंड होना था। इस प्रोडक्ट पे क्लिक्स बहुत ज्यादा हैं। आप इस प्रोडक्ट पे रन करके देखिए, स्टार्ट में मैंने रन करके देखी, देखे ना 200 के करीब बजट स्पेंड हुआ स्टार्टिंग के एक ही वीक के अंदर। तो उस चीज से अंदाजा हो गया कि इस कैंपेन में बजट बहुत ज्यादा स्पेंड होना है। ठीक है जी। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन ये निकाला कि आप ना ही लूज मैच के ऊपर ज्यादा टारगेट करो, ना ही मेन मैच के ऊपर, क्लोज मैच के ऊपर। सिंपल आप पकड़ो सब्स्टिट्यूट्स को, मतलब जो आपकी ब्रॉड मैच वाले हैं। क्योंकि होता ये है कि अब यहाँ पे लूज मैच में भी प्रोडक्ट मेरी उधर ही उसी नीश में शो होती है। आपकी लूज मैच के अंदर और क्लोज मैच के अंदर नीश सेम ही रहती है, लेकिन सब निशेस चेंज हो जाती हैं। क्लोज मैच के अंदर सब निश सेम रहती है, लूज मैच के अंदर सब निश डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पे आते हैं ना, तो उसमें ब्रॉड मैच में आ जाता है और डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ब्रॉड मैच में भी आपकी जो कैटेगरी होती है ना, वो ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है। जिस तरह आप कह लें कि होम डेकोर, किचन डेकोर, हाउस डेकोर, इस तरह की चीजें ये ब्रॉड मैच के अंदर होती हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर वही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता था कि ऑटो कंपेज जब हम रन करते हैं ना, तो डिफरेंट कैटेगरीज में जाके वो हमारी कंपेज शो कराता है। मतलब हमारी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज किचन की कैटेगरी की, वो जाके शो करा रहा है ऑफिस की प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर। और इस चीज ने फायदा दिया। इस चीज ने क्या किया, जब कॉम्प्लीमेंट्स को और क्या नाम है, सब्स्टिट्यूट को टारगेट किया, तो मेरी प्रोडक्ट जाके नजर आती थी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो हमारे विंडो शॉपिंग करने वाले लोग होते थे ना, जो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर विंडो शॉपिंग करने वाले लोग होते थे, उस उनको इसने अट्रैक्ट किया और वो वहां से आके इधर परचेज करने लगे। हाँ, अभी मैं आपको बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि इसका जो अकोज है वो काफी हाई जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका अकोज लास्ट वीक का चेक करें या लास्ट 2 वीक्स का चेक करें, तो ये कम हुआ है थोड़ा बहुत अकोज ना इसका। लेकिन क्योंकि क्योंकि इस ये एक नीश ही ऐसी है, नीश वाइज हम लोग बिल्कुल, आप लोग ने आज तक कहीं भी ये चीज नहीं सुनी होगी कि अकोज हाई होना भी ठीक चीज होती है। असल में होता ये है कि जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, कि अगर तो हम लोग अंडर आवर रिकमेंडेड सिनेरियो के अंदर वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग एक ऐसे सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं जो जहाँ पे प्रोडक्ट भी हमारे क्राइटेरिया के अंडर है, बजट भी हमारे क्राइटेरिया के अंदर, और सब कुछ हमारे क्राइटेरिया के अंडर है, तो अगर उस तरह के क्राइटेरिया, उस तरह के सिनेरियो में हम वर्किंग कर रहे हैं, तो तब मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आपका एकॉज कम होना चाहिए। आपका कॉस्ट कम होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आप लोग ये कहें कि आप लोग सिनेरियो से बाहर जा रहे हैं, जिस तरह मैं सिनेरियो से बाहर चला गया, ठीक है जी, मतलब ऑब्वियसली हम लोग सोच भी नहीं सकते कभी इतनी हाई नीश के ऊपर जाना, इतनी हाई नीश के ऊपर। और ये आपको यहाँ पे सिर्फ कार्गो पैंट्स नजर आ रही हैं, आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं कार्गो पैंट्स को। और यहाँ पे सिर्फ कार्गो पैंट्स नहीं है, यहाँ पे जीन्स भी हैं। ठीक है जी। डेनिम जीन्स, मोटरसाइकिल जीन्स, सारी मतलब जो है ना मेंस वियर की सारी कैटेगरीज है सिर्फ इस एक कंपेन के अंदर। ठीक है जी।
तो अगर हम एक, अब ऑब्वियसली बात आप जाके चेक करेंगे और खासकर यूके और यूएसए में जाके चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कैसी एक नीश है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, लाखों में इनका सर्च वॉल्यूम, कॉम्पिटिटर्स, अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स। अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स की जब मैं बात करता हूं तो हमें इस चीज का समझ लेना चाहिए कि अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं। अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं कि अगर आप बिडिंग 1 करें ना तो वो 2 कर देंगे, आप 2 करेंगे तो वो 4 कर देंगे। इस ये होते हैं अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स, ठीक है जी। और इन निशेस में अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स की भरमार है। इन निशेस में हमारे पास अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स की भरमार है। तो क्योंकि मैं अपने सिनेरियो से बाहर चला गया, मैं आ गया अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स के अंदर, तो अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स के अंदर मैं कभी भी अपना कॉज 15% या 20% मेंटेन कर ही नहीं सकता। फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपना अकॉज 15% या 20% का मेंटेन करने पे आ गया तो फिर यही होगा मेरे पास कि मेरी सेल बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगी। मेरी सेल बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगी। तो सेल क्योंकि ड्रॉप मैं करना चाहता नहीं, चाहिए ही सेल। एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे पास क्या था कि प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास इसमें ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज्यादा है। तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने की वजह से मैंने, क्लाइंट भी इस चीज से फिजिबल है क्योंकि क्लाइंट की तो बेसिकली इन्वेंट्री फंसी हुई है ना, वो तो कहता है कि मेरे पास पड़ी हुई है बस आप निकलवा दो। और अच्छा, याद आ गया मुझे, इन्वेंट्री से याद आ गया कि ये FBM है। ये क्या है? ये FBM है, मतलब कि 60% हमारे प्राइम के बायर्स वैसे ही चले गए हुए हैं। 60% हमारे प्राइम के बायर्स वैसे ही नहीं हमारे पास हैं। ठीक है जी। क्लाइंट को मैंने कहा कि आप इन्वेंट्री भिजवा दें, वेयर हाउस में भिजवा दें, ये कर दें वो कर दें। करण का नहीं, हम लोग नहीं भिजवा सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कोरियर कंपनी के साथ, वो हमें कम शिपमेंट दे रहे हैं। और अमेजोन की जो प्राइसेस है इस नीश में, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इस ये नीश बहुत हाई नीश है और इस नीश में अमेजोन की FBA चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो क्लाइंट इसी से फिजिबल नहीं था कि हम लोग FBA करें। तो FBM में प्रोडक्ट की सेल लाना मैं कहता हूं कि बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है जी, क्योंकि 60% तो हमारे बायर वैसे ही गुम है ना हमारे साथ, वो तो है ही नहीं, वो तो हमें देख ही नहीं सकते, वो तो वैनिश है, उनके लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर तो 60% बायर एग्जिस्ट करते होते तो ये क्या पता इसकी लास्ट वीक की सेल 20 या 22 यूनिट की होती। लेकिन क्योंकि हमारे बायर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम लोग कैसे सेल कर सकेंगे? अब ये चीज, आज इस चीज को बताने का मकसद ये है कि एक तो हमारी आंखें खुले। हम में से जितने जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट में हमने जाना है, कंपेन रन करनी है, 100 150 ऑर्डर तो हमें दिन में आ जाना है क्योंकि हमारी नीश ही बहुत हाई होगी, हम लोग एक ऐसी नीश को टारगेट करेंगे जिसका ऑर्गेनिक ऑर्डर 1.5 2 लाख का होगा। तो आज आप लोगों के पास मौका है, 2 हफ्ते की मेहनत आप लोगों के सामने है। ये होता है हाल किसी एक बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाली नीश में जाने का, ये रियलिटी है। और एक और चीज बता दूं, ये एक रजिस्टर्ड अकाउंट है। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि अमेजोन की रिकमेंडेशंस के ऊपर वर्किंग करता है, जिसने FBA वाली लिस्टिंग्स भी लॉन्च की हुई है, जो कि डील्स भी ऑन करता है, जो कि लोगों को परसेंटेज ऑफ भी देता है, सब कुछ करता है। और एक ऐसे रजिस्टर्ड अकाउंट के हालात आप देख लें जब एक बहुत ज्यादा हाई कॉम्पिटिटिव नीश के अंदर जाते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनेरियोज क्या है। हमारे जो लेक्चर्स आजकल चल रहे हैं ना, आज और कल वाले लेक्चर, रियलिटी इन 2 लेक्चर से बहुत ज्यादा क्लोज है। कल का जो लेक्चर मैंने आपको लिया था उसमें तो बहुत ज्यादा रियलिटी थी, आज वाले लेक्चर के आप लोगों के सामने मैंने ला के रख दिया कि एक्चुअल में हमारे साथ होगा क्या, एक्चुअल में हमारे साथ क्या होगा, जो हमने सोचा हुआ है उसके बिल्कुल बरअक्स होगा। ठीक है जी। रियलिटी क्या बताई थी मैंने लास्ट टाइम, आपको दोबारा रिपीट कर लें। रियलिटी ये बताई थी कि अगर हम लोग एक हाई वॉल्यूम नीश के अंदर जाते हैं और उस नीश के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर जो कि 2 2 3 3 साल 4 4 साल पुराने बैठे हुए हैं, चाहे उनकी सेल वेलोसिटी कम हो, चाहे उनकी सेल वेलोसिटी थोड़ी हो, चाहे उनके 200 यूनिट के ऑर्डर आ रहे हो, उनका लास्ट 30 डेज में सिर्फ 200 यूनिट के ऑर्डर आए हों, फिर भी उनको compete करना नियरली इक्वल टू इम्पॉसिबल है। वजह क्या है? वजह यही है कि क्योंकि उधर सेल वेलोसिटी ही इतनी एग्जिस्ट करती है, अब वो लोग ऑर्गेनिकली वहां पे बैठ के उतनी सेल वेलोसिटी के साथ उधर टॉप में रैंक है। हम फिर कैसे ये हम लोग कैसे इस चीज को हम लोग आगे कर सकते हैं कि हम लोग
as a new seller without registering any brand, without registering any trademark, हम लोग उस नीच में लॉन्च करें और उस नीच में हम लोग स्पॉन्सर्ड ऑर्डर लाएं और वो भी हमारे पूरे ना हो रहे हो और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 8 दिन बाद हम टॉप पे आ जाए। और हमने क्लाइंट को क्या कहा हुआ है, क्लाइंट को कहा हुआ है जी ये 8 दिन का सिनेरियो आपके पास है, 8 दिन में हम लोग $6,000 स्पेंड करेंगे और $6,000 के गिव अवे करने के बाद हम लोग टॉप पोजीशन में सेकंड या फर्स्ट पेज पे बैठे होंगे, सेकंड या फर्स्ट पोजीशन में बैठे होंगे, सॉरी। लेकिन होगा क्या, होगा ये क्योंकि यूएसए में फेसबुक ऐड की वर्किंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा वीक होगी भी है। ठीक है जी, रीजन भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। फेसबुक ऐड बहुत स्लो हुई है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बजट स्पेंड कर रही है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमारे उसके साथ। पीपीसी पे हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि पीपीसी का हमें सिनेरियो पता ही नहीं। ये तो अभी जो आज मैंने आपको सिनेरियो बताया ये तो हमारे लातदार सिनेरियो में से एक छोटा सा सिनेरियो था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट 2 वीक्स के अंदर, और अभी भी मैं ऐसे कर रहा हूँ। अभी भी मेरा इस ये नहीं हुआ कि मेरी जितनी भी इन्वेंट्री थी सारी सेल आउट होगी, नहीं। अभी तो मतलब आहिस्ता 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 एक एक दाना चल रही है। ये है असल सिनेरियोस, असल सिनेरियो का एक छोटा सा पार्ट है। अब हमें नहीं पता कि हम जिस नीश में जाते हैं उसमें हमारे सामने क्या सिनेरियो आता है और उधर कोई हमारे पास हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो पीपीसीटी तो मिलेगी ही नहीं ऑर्डर, क्योंकि क्यों, क्योंकि अमेजोन ने तो बाउंड्रीज लगाई हुई हैं, लिमिट्स लगाई हुई हैं। अमेजोन अमेजोन चाहता ये है कि टॉप पोजीशन पे रही वो लोग जो कि 4 4 5 5 साल पुराने हैं, जिनकी रिव्यूज में 2 2 3 3 हजार रिव्यूज नजर आ रहे हैं, ना कि कोई एक ऐसा बंदा जो कि नया आया है और कोई रिव्यू नहीं है। बायर आएगा, बायर क्या देखेगा कि इतने सारे रिव्यूज वाले सेलर्स के साथ एक ऐसा बंदा बैठा हुआ जिसका कोई रिव्यू ही नहीं है, वो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। अमेजोन इस चीज को समझता है, अमेजोन इस चीज को समझता है, और इस चीज को समझते हुए अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन ने लिमिट्स लगा दी हैं। नए सेलर सेकंड पेज तक, थर्ड पेज तक या फोर्थ पेज तक रहेंगे। हाँ, जब वो साल पुराने हो जाएंगे, उनकी डेट फर्स्ट अराइवल काफी पुरानी हो जाएगी, थोड़े बहुत रिव्यूज आ जाएंगे, तब क्या पता हम उनको ला के आगे रख दें, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो भी सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये चीज थी कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते थे तो मैं आप लोगों को कहता था कि कभी भी कोई ऐसी प्रोडक्ट को हमने चूज नहीं करना सिर्फ उसकी सेल वेलोसिटी या उसकी क्या नाम है सर्च वॉल्यूम के ऊपर। हमारी कोशिश यही होती थी कि हम लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लें कि बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, जी जी इसका तो 60,000 सर्च वॉल्यूम है, इसका तो 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है, ये प्रोडक्ट बेहतरीन है। असल में वो प्रोडक्ट बेहतरीन नहीं, वो हालांकि वो प्रोडक्ट तो लो वॉल्यूम नीश से भी बदतर होती है। लो वॉल्यूम नीश में तो हम फिर भी रैंक होके हमारे पास एक एक दो दो ऑर्डर दिन का आना शुरू हो जाता होता है, लेकिन जो हाई वॉल्यूम नीश है उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें तो टॉप पेज पे आना मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते एज अ न्यूबी, एज अ एक ऐसे अकाउंट के साथ जो अभी हमने नया नया लॉन्च किया है। ठीक है जी, तो ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि असल सिनेरियो में हकीकतन हम किस फेज में बैठे होंगे अगर हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे, अगर हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखनी है। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि जो आज मैंने आप लोगों के सामने ये सिनेरियो ला के रखा है ये बहुत छोटा सिनेरियो है। ठीक है जी, इससे बहुत बहुत टफ चीजें भी हैं अमेजोन के ऊपर। और अगर हम लोग मार्केट में हमें जो नई चीजें आ रही हैं, मतलब जिस तरह की मुझे खुद ये पता लगा, अभी नया नहीं पता लगा, इससे पहले मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था। हाँ, मुझे आइडिया था कि इस तरह वर्किंग होती है, लेकिन क्योंकि ये सिनेरियो बिल्कुल नया आया था तो इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले मैं इसको फेस करूं और इसमें कुछ ना कुछ सक्सेस मिल जाए, मतलब एक ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए, फिर मैं इसको आप लोगों के सामने रखूंगा। और ये सिनेरियो हमारे उन सिनेरियोज का कुछ भी नहीं है जो हमें डेली लाइफ पे फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि डिपेंड क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में क्लाइंट किस सिनेरियो में बैठा हुआ है। अगर तो क्लाइंट एक बिल्कुल इनिशियल लेवल पे बैठा हुआ है और वो कहता है कि आजो जी लॉन्च करते हैं, तब तो हमारे लिए बहुत इजी सिनेरियो है जो कि बहुत कम मिलता है हमें, मैं दोबारा बता रहा हूँ जो कि बहुत कम मिलता है। लेकिन हमें आउट ऑफ 100 हमें 60% टू 65% या 70% भी, अब क्योंकि आगे Q3 Q4 आ रहा है, Q2 आ रहा है, तो इनमें लॉन्चेस थोड़ी हो जाती हैं, और इनमें जो मोस्टली क्लाइंट मिलते हैं वो वही मिलते हैं जिन्होंने लॉन्च कर ली होती है, इन्वेंट्री उनके पास होती है और वो कहते हैं कि जी आए जी ऑन बोर्ड हो हमारे साथ। और ये
प्रोडक्ट चला दें हमारी, ठीक है जी। तो मोस्टली सिनेरियो में उसी तरह का मिलता है, और उसी सिनेरियो में फिर हमारी शिपिंग भी होती है, हमें नई नई चीज़ों का पता लगता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा अलॉगरिथम, बहुत सारा अमेजोन का अलॉगरिथम हमारे सामने आता है। अब बेसिकली अमेजोन का अलॉगरिथम क्या है? आपको क्या लगता है अमेजोन हर क्यू के बाद हर 3 महीने के बाद ये वीएस को ईमेल्स करता है या सेलर्स को ईमेल करता है कि ये देखिए ये A9 का लॉगरिथम है, ठीक है जी, इसमें ये काम आपने करने हैं तब आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये किस तरह मॉनिटर किया जाता है? ये इसी तरह मॉनिटर किया जाता है कि जो वीएस होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, या जो अकाउंट को हैंडल कर रहे होते हैं, वो जब कोई नई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने आज एक नई चीज को एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बताया, तो जब नई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उन नई चीज को वो आपस में ना जोड़ते जाते हैं कि ये नई चीज आई है, ये इस चीज में चेंजेस आई हैं, अगर ये सिनेरियो होगा तो इस तरह आपने फेस करना है, इस सिनेरियो में आपने इस तरह फेस करना है, यूके के सिनेरियो में आपने आउटसाइड ट्रैफिक को ज्यादा प्रमोट नहीं करना, इनसाइड ट्रैफिक को ही आपने अक्वायर करके प्रोडक्ट रैंक करनी है। यूएसए में आउटसाइड इनसाइड सब भी आ जाएंगे, ठीक है जी, और जर्मनी में इनसाइड ही, इटली में 50 to 30% आउटसाइड, बाकी 70% हमारी इनसाइड। ये सिनेरियो हमें कौन बताता है? ये सिनेरियो हमें वीएस ही बताते हैं। क्लाइंट्स को ये सिनेरियो से नहीं पता होता, ये वीएस को पता होता है जो वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को भी इन चीजों का पता होना चाहिए ताकि आप लोग जब वर्किंग करें तो कम से कम जो रिसेंट जो हमारे अलॉगरिथम हमारे सामने आते हैं ना, जो रिसेंट रिसर्चेज आप कह लें जो सामने आती हैं, उनका हमें आइडिया हो। जिस तरह अब आप लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि A9 का मुझे कैसे पता लगा लगा था, क्योंकि A9 को आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया या उससे भी ज्यादा होने वाला है A9 को, है ना, हाँ 1 साल से ज्यादा होने वाला है। तो उसका हमें मुझे कैसे पता लगा था? मुझे उसका पता लगा था क्योंकि मैं मोस्टली A9 के आने से पहले, मैं खुद अगर आप लोगों को बताऊं कि A9 के लॉगरिथम के आने से पहले जो कि यूएसए यूके में आया था, मैं भी सिंपल जो वर्किंग करता था वो करता था यूएसए में। और यूएसए में वर्किंग करना आप कह लें कि एक ऐसी चीज है कि हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, और उस जंग में नजर यही आ रहा है कि बहुत ज्यादा तबाही है, ठीक है जी। ये सिनेरियोज होता था यूके यूएसए के अंदर। लेकिन जब से A9 का पता लगा कि A9 ने तो हिला दी थी बेसिकली मार्केट्स को, जो हिलाने वाला लॉगरिथम था ना, वो सिंपल एक पोस्ट की वजह से हुआ था, सिंपल एक पोस्ट की वजह से। और आप लोगों को शायद हैरानी होगी, वो एक पोस्ट अवैस भी इंसाफ की थी जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स में लगी थी। तो A9 जब आया था तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान के 97% इन्वेस्टर्स यूके में बैठे हुए हैं, और जो नए आने वाले हैं उन वो तो है ही 100% यूके के। यूएसए के सिर्फ वही इन्वेस्टर हैं जो अब्रॉड में रहते हैं और वो यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है जी, बाकी सारे यूके में आए हुए हैं। अच्छा जी, तो सिंपल एक पोस्ट लगी थी A9 के लॉगरिथम की। उस पोस्ट से क्या हुआ? उस पोस्ट के बाद जो यूके के जो थे ना सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि मैं तो उस टाइम यूएसए का था, तो मैंने ऑन द स्पॉट इसको बिल्कुल भी ना एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जो यूके के थे, क्या नाम है, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, वीएस थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इस चीज को मॉनिटर किया और इस चीज को आगे इंप्लीमेंट किया। और जब वो चीज इंप्लीमेंट हुई और उनसे उनको फायदा मिलना स्टार्ट हो गया, तब उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की, और तब से एक यूके मार्केट एक ट्रेंड बना हुआ है जो कि अभी तक फुल पीक पे जा रहा है। और मेरे ख्याल से अब जितने भी लोग हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स हो गए, नेबलर्स, ई कॉमर्स सक्सेस, वो यूके को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं यूएसए के ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह अब आगे भी लॉगरिथम चेंज होगा, क्योंकि लॉगरिथम काफी देर तक सेम नहीं रह सकता, चेंजेस होनी होती हैं उसमें, ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि अब एक सिनेरियो ये होगा कि एक सिनेरियो में तो ये है कि हम लोग एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि है ही हमारी और शुरू से हमने लॉन्च किया, उस सिनेरियो में तो आप लोग A9 का लॉगरिथम, यूएसए का लॉगरिथम, ये सारा आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में कहीं फंसे हुए हैं और बीच में फंसे भी किसी ऐसे सिनेरियो में जो कि आप बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है आपका, जिस तरह का मैं सिनेरियो फेस कर रहा हूँ, मतलब जिसमें आप कहते हैं कि बिल्कुल भी आपको किसने कहा था इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करने को, इस तरह की प्रोडक्ट तो लॉन्च करते ही नहीं है, ये है वो है। तो उस तरह के सिनेरियो के अंदर आप लोगों ने किस तरह चीजों को डील करना है, इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये पीपीसी कैंपेन को देख के कुछ आइडिया हो गया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको A to Z A to Z आपको बिल्कुल यही फेस करनी पड़ेगी, आपको ऑब्वियसली ये चीज फेस नहीं भी करनी पड़ेगी,
ठीक है जी, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर बंदा ही सेम ही टाइप की प्रोडक्ट्स के अंदर उसने लॉन्च की हो, सेम ही टाइप की प्रोडक्ट्स के अंदर उसने क्या नाम है बैठा हो। ऑब्वियसली आपके जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे वो डिफरेंट सिनेरियोज के आएंगे, उनके पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, और हर प्रोडक्ट का मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि अक्सर लोग ना सेम ले जाते हैं उसको, अक्सर लोग समझते हैं कि मैंने जो चीज बता दी है ना वो ओवरऑल वो सेम ही रहेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि काफी हद तक वो मैच करेगी उस आपके सिनेरियो के साथ, लेकिन 100% मैच नहीं करेगी कभी भी। कोई ना कोई एक ऐसा मेन पॉइंट बीच में रह जाएगा जो कि टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब जिस तरह का आप देख लेना, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था आपको कि अगर हम लोग एक ऐसे ही प्रोडक्ट पे जाएं कि जिसपे हमारे पास ना हो कीवर्ड, ना हो हम लोग मेन कीवर्ड के ऊपर टारगेट ना कर सके, तो सेकंड ऑप्शन क्या बताया था मैंने आपको, यही बताया था ना कि हम उसकी ऑटो कैंपेन स्टार्ट कर लें। इसके अलावा तो कोई चीज नहीं बताई थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज को मॉनिटर किया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटो कंपेन तो चलाएंगे, लेकिन ऑटो कंपेन में भी आगे वेरिफिकेशन आ रही है उसकी, ऑटो कंपेन में भी आगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है ऑटो कंपेन में? जी डिफरेंस आ रहा है कि ऑटो कंपेन में हम उसके जो क्लोज बैच वाले होंगे उनको तो टारगेट ही नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग स्टार्ट से एक चीज रटते आ रहे थे कि क्लोज मैच को टारगेट करना चाहिए, क्लोज मैच को टारगेट करना चाहिए। अब तो हम क्लोज मैच को टारगेट करेंगे नहीं। आपको तो कहना चाहिए सर आप हमें कोई और चीज बता रहे हैं, कर आप कोई और चीज रहे हैं। तो सिनेरियो वाइज डिफरेंट करता है। क्लोज मैच जब आप टारगेट करते हैं ना, जब भी आप क्लोज मैच वाली फेज को टारगेट करते हैं, ऑटो कंपेन में क्लोज मैच को टारगेट करते हैं, तो उसने चलानी कंपेन आपके कीवर्ड के क्रॉस ही होती है। कंपेन आपकी कीवर्ड के क्रॉस ही चलती है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि वो कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं होते, वो कोई भी कीवर्ड हो सकता है, वो कोई भी कीवर्ड हो सकता है। तो अब अगर आप क्लोज मैच को टारगेट करते हैं ना, तो आप बेसिकली स्पेसिफाई ये कर रहे होते हैं कि मेरे एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट किया जाए। मतलब एग्जैक्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं मेरी नीश के, उनमें से किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप अपनी मर्जी से कंपेन चला दें। लूज मैच में आप बता रहे होते हैं फ्रेज मैच का, ठीक है जी, और सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट में बता रहे होते हैं आप ब्रॉड मैच वालों का, ठीक है जी। तो ये सिनेरियो होता है और इस चीज का हमें पता होना चाहिए। अब अगर पहले नहीं पता था तो अब हमें इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद क्या था हमारा? अच्छा टाइम भी खत्म हो रहा है जी, टाइम जो खत्म हो था ना ये बहुत ज्यादा। अच्छा ये जो क्वेश्चन आपने चैट में रखे हैं ना, मैं सॉरी इनको पढ़ नहीं सका। आप लोग ऐसा करें कि ये मेरे साथ ना जो नया लिंक शेयर करूंगा ना उसमें आके मेरे से पूछ लें।